नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी पंचायत चुनाव में योगी सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगा दी रोक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के बाद अब आरजेडी भी तैयार, पंचायत चुनाव में समर्थकों को उतारेगी पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है 400 प्रत्याशियों की पहली सूची, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है आम आदमी पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021, योगी सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। बता दें कि योगी सरकार 17 मार्च तक आरक्षण पर फाइनल सूची जारी करने वाली थी। कोर्ट ने कहा कि 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर यूपी की योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार की ओर से 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ही अब इस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। अजय कुमार की याचिका में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी। साथ ही सीटों की आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है। पीआईएल में 1995 के आगे चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है। साल 2015 में 59,074 ग्राम पंचायतें थी, वहीं इस बार इनकी संख्या घटकर 58,194 रह गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 20 मार्च के बाद राज्य चुनाव आयोग कभी भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तिथियों की घोषणा कर सकता है। 25 अप्रैल तक चारों चरणों के चुनाव पूरे होने की उम्मीद है। वहीं मई में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत इलेक्शन, बीजेपी के बाद अब आरजेडी भी तैयार, पंचायत चुनावों में समर्थकों को उतारेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव में भाजपा के बाद अब स्थानीय निकाय चुनावों में राजद ने भी अपने समर्थकों को उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि उसके एक समर्थक एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़े, समर्थकों के बीच आपस में टकराव नहीं हो, ताकि पार्टी के अधिक से अधिक लोग चुनाव जीत सके। पार्टी नेताओं के अनुसार हाल ही में हुई पार्टी नेतृत्व की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में नेताओं ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक लोग चुनाव जीते हुए हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए पार्टी समर्थकों को आगामी चुनाव में भी उतारने का निर्णय लिया गया है। पार्टी ने तय किया है कि वार्ड हो या मुखिया, पंचायत समिति हो या जिला परिषद के उम्मीदवार, एक क्षेत्र से दल के एक ही समर्थक चुनावी मैदान में उतरे। यह सुनिश्चित किया जाएगा क्योंकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन समर्थक ही अधिक जीत कर आए। इसके लिए दल के प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला व प्रखंड मुख्यालय के पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने अपने इलाके में इस पर काम करें। हर क्षेत्र से दल के समर्थक की पहचान कर उन्हें ही उम्मीदवार बनाने की कोशिश करें। प्रदेश राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी व चितरंजन गगन ने कहा कि दल में इस मसले पर बातचीत चल रही है। हालांकि अभी नेतृत्व के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। आला कमान तय करेगी कि पार्टी किस स्तर पर अपने समर्थकों के लिए काम करे। इसका औपचारिक ऐलान जल्द ही किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, आपने जारी की 400 प्रत्याशियों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं इस चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर भी है। आपने इस चुनाव को लेकर 400 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस दौरान बताया कि यूपी का पंचायत चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। जब ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले पंचायतें ही आती हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि चुनाव के जरिए ही विकास की योजनाओं को सही रूप से जमीन पर उतारा जा सकता है, जिससे यूपी का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन इन पंचायती चुनाव की योजनाओं का कैसे दुरुपयोग और बंदर बांट होता है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक एक गांव जाकर अच्छे और ईमानदार प्रत्याशियों का चयन किया है। कई बार इन प्रत्याशियों
से पार्टी के पदाधिकारियों ने बात की, उसके बाद इनका चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के चुनाव के तौर पर आम आदमी पार्टी भागीदारी करेगी। पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें 400 लोगों का नाम शामिल है। इसमें लगभग 3000 सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को हम यूपी में लागू करेंगे। इस चुनाव के जरिए हम केजरीवाल मॉडल को पंचायत में लागू करेंगे। पहली लिस्ट में सभी जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी शामिल हैं। बीजेपी को हार का डर। संजय सिंह ने कहा कि पहले भाजपा ने कहा था कि पंचायत चुनाव सिंबल पर होंगे, लेकिन अब भाजपा सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि उन्हें किसान आंदोलन के कारण हार का डर है। इन्हें मिला टिकट। आम आदमी पार्टी की पहली सूची 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। 54 ऐसे प्रत्याशी हैं जो दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रहे हैं और कुछ वोटों से हारे हैं। 17 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिला पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी के समर्थन से लड़ने जा रहे हैं और वे लोग गांव के प्रधान हैं। वहीं 10 प्रत्याशी अधिवक्ता और पूर्व प्रधान हैं। इनके अलावा 8 किसान नेता, कुछ पत्रकार, पूर्व विधायकों के अलावा 3 ऐसे लोग भी प्रत्याशी बनाए गए हैं जो पूर्व में सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। पंचायत चुनाव से विधानसभा का सपना। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में एंट्री के जरिए विधानसभा चुनाव का सपना देखना शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ कहा कि पार्टी ने निश्चित किया कि अगर पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व इन्हें बनाने के लिए भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली और सबको रोजगार आदि योजनाओं को लेकर इस चुनाव में आप प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शराब बेचने में लगे हैं मंत्री अधिकारी, कार्रवाई के नाम पर गरीबों किसानों को किया जा रहा परेशान। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी फ्लॉप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू प्रशासन व सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी फेल है। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में शराब माफियाओं को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण उनका धंधा फल फूल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को पता ही नहीं होता। सरकार और प्रशासन वो चला रहे हैं तो दोषी कौन होगा? अगर कोई कार्रवाई होते भी है तो सिर्फ दलितों, गरीबों, वंचितों, लाचारों, किसानों और अति पिछड़े लोगों पर होती है। सरकार ने शराबबंदी कानून का मजाक बना दिया। वहीं मंत्री राम सूरत राय भाई के घर से शराब की बरामदगी पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी कानून का मजाक बना दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मंत्री राम सूरत राय को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज के लोगों को ही शराबबंदी कानून से परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जबकि मंत्री और अधिकारी शराब बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में आज तक किसी भी बड़े आदमी पर कार्रवाई नहीं होती। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के 64% मंत्री दागी हैं, साथ ही मंत्री और विधायक ही शराब कारोबार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद हुई, उस मामले का क्या कार्रवाई हुई ये किसी को नहीं पता। तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार बेबस, कमजोर, मजबूर और थके हुए मुख्यमंत्री हैं। मैं ये मानता हूँ कि देश में इनसे कमजोर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। वहीं मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के एक ऐसे भी मंत्री हैं जो अपनी जगह भाई को सरकारी कार्यक्रम में भेज देते हैं और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार विधानसभा की शुरुआत हुई तो मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन सीएम को जानकारी तक नहीं थी और उन्हें मंत्री बना दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने उनके बर्खास्त करने की मांग की तो उनको हटाकर अशोक चौधरी को बनाया गया। अशोक चौधरी के खिलाफ सबूत भी थे, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जेडीयू में विलय के अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा को झटका, प्रदेश अध्यक्ष होंगे आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में लगातार हलचल हो रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड में मर्जर की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही आरएलएसपी को बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं ने अब राजद का दामन थामने का फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मंधु मंजरी कार्यकर्ताओं के साथ आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मर्जर होने जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की अहम बैठक के बाद इसे लेकर अंतिम निर्णय भी लेने वाले हैं, लेकिन ये फैसला होने से पहले ही पार्टी में टूट होती दिख रही है। आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया था। चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता भी पार्टी छोड़कर लालटेन का दामन थाम चुके हैं। बीते महीनों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जबरदस्त टूट हुई है, जो अभी तक जारी है। ऐसे में लगातार लग रहे इन झटकों का मर्जर पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है कि यूं तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का साथ लंबा रहा है, लेकिन 2013 में नाराजगी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, बंगाल के रण में नीतीश कुमार को झटका, वोटिंग से पहले ही जेडीयू के 3 कैंडिडेट आउट। जी हां दोस्तों, बिहार में भले ही तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी जेडीयू राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उसे पहले चरण की वोटिंग से पहले ही झटका लगा है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पांव पसारने की कोशिशों में जुटी जेडीयू को मुसीबत उठानी पड़ी है। जेडीयू ने पहले चरण की वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। जेडीयू के 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की सहमति से पार्टी ने पश्चिमी मिदनापुर और बांकुरा इलाके की 4 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे, जिसमें 3 के नामांकन रद्द हो गए हैं। पहले चरण में राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में जिन 5 जिलों वोटिंग होनी है, उनमें पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा पाटर, पूर्वी मिदनापुर और झारग्राम शामिल हैं। 3 प्रत्याशियों नामांकन रद्द होने के बाद जेडीयू के केवल 1 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। पार्टी ने तय किया है कि अब वह पहले चरण में एक ही सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिना चढ़ाई के नहीं मानेगी दिल्ली, लड़ाई से ही जीते गए हैं किले, हाथ जोड़ने से नहीं मानते लुटेरे, बोले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की मांग को दिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़ाई से ही तो किले जीते गए हैं। राकेश टिकैत ने किसानों से बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बगावत अपने घर से शुरू होती है, जो अपने घर के बंधन में रहेगा वो आंदोलन कभी नहीं कर सकता है। पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर कि क्या आप किसानों से कह रहे हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई के लिए तैयार रहो, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिना चढ़ाई के दिल्ली मान जाएगी, वो कौन सी हुनर है वो बता दो मुझे जो दिल्ली मान जाएगी। किले और राजधानी तो लड़ाई से ही जीती गई है, लुटेरे के सामने अगर हाथ जोड़कर बैठ जाओ तो क्या लुटेरे भाग जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब कारगिल में युद्ध हुए थे तब तोप के गोले से ही तो भागे थे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप लुटेरा किसे कह रहे हैं, सरकार को, जवाब में उन्होंने कहा कि कंपनी आएगी बड़ी बड़ी, जो लुटेरे होंगे वो भाग जाएंगे। हमारा आंदोलन लुटेरों के खिलाफ ही है। 26 जनवरी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों को गलत दिखाया गया। किसी एक आदमी ने 13 घंटे पहले कह दिया कि मैं लाल किले पर जाऊंगा और वो लाल किले तक पहुंच गया। कौन लेकर गए उसे। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 100 से अधिक दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद से सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक जारी है। दोनों ही पक्षों के बीच अंतिम बार वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश और जयंत एक मंच से भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार, ब्रज में होगी किसान पंचायत। जी हां दोस्तों, सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसान पंचायत में शामिल होंगे। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मथुरा में 17 मार्च से लगेगा। पार्टी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। 19 मार्च बाजना में बुलाई गई पंचायत के लिए दोनों दल संयुक्त तैयारी कर रहे हैं। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 17 और 18 मार्च को मथुरा में होगा। 19 मार्च को बाजना में किसान पंचायत बुलाई गई है। किसान पंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे। बुधवार को रालोद के जिलाध्यक्ष रामरस पाल पौनिया ने बताया, पार्टी मुख्यालय से इसकी जानकारी दी गई है। गुरुवार से सपा और रालोद मिलकर किसान पंचायत फल बनाए जाने की तैयारियां शुरू करेंगे। इधर सपा ने भी अपने दोनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता हुई बैठक में प्रशिक्षण शिविर और किसान पंचायत को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। शिव कुमार यादव, दौलत राम चतुर्वेदी, राम बाबू पंडा, तुलसी राम धनगर, श्रीमती साधना शर्मा, अरविंद सिंह, जितेंद्र सेंगर, भगीरथ गुर्जर, हर प्रसाद गुर्जर, रीना ठाकुर, सीमा करण, गगन रावत, संदीप दिवाकर, नीरज यादव, सुदेश शर्मा मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमने अपनी चीजें सस्ती की, पेट्रोल पर टैक्स केंद्र घटाए, मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के बजट की थीम इस बार देशभक्ति पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं इस बजट का खासा हिस्सा है। बजट में दिल्ली में ओलंपिक के आयोजन, दिल्ली के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के बराबर लाने का बड़ा सपना और विजन भी इस बजट में है। इस बजट के विजन पर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एनबीटी के सवालों का जवाब दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वराज बजट, ग्रीन बजट के बाद देशभक्ति बजट पेश किया है। किन मायनों में खास है यह बजट? अगले साल हम देश के
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। दिल्ली सरकार यह चाहती है कि पूरी दिल्ली देशभक्ति के माहौल से ओतप्रोत हो। दिल्ली में जगह जगह देशभक्ति के कार्यक्रम हो और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हम 75 हफ्ते का देशभक्ति कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। देशभक्ति पर आधारित होने वाले इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान देशभक्तों का देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगा झंडा लगाने वाले हैं कि जब दिल्ली के लोग शान से लहराते तिरंगे को देखेंगे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और मन देशभक्ति में सरोबार हो जाए। केवल तिरंगे को देखकर खुश होना ही देशभक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी देशभक्ति है। महिलाओं का सम्मान करना, समाज के लिए काम करना, लोगों की मदद करना, अपने आसपास सफाई रखना, ईमानदार बने रहना असल देशभक्ति है। दिल्ली सरकार आने वाले नए शैक्षणिक सत्र में अपने स्कूलों में बच्चों के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं ताकि उसमें असल देशभक्ति की भावना जगे और वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कट्टर देशभक्त बनकर निकलें, जिसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी के समर्थन में पप्पू यादव बंगाल में करेंगे प्रचार। 13 मार्च को रेल चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। पप्पू यादव सहित 12 शीर्षस्थ नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर चुनाव प्रचार करेगी। बुधवार को पप्पू यादव की पार्टी जाप ने आगामी कार्यक्रम की भी घोषणा की। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि आसन पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कुशवाहा ने कहा कि संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आगामी 13 मार्च को रेल चक्का जाम में सक्रियता से भाग लेगी। पार्टी की ओर से पटना जंक्शन को केंद्र बनाया जाएगा। 15 मार्च को बढ़ते महंगाई तथा महिला उत्पीड़न के खिलाफ जन अधिकार महिला परिषद विधानसभा के समक्ष विशाल धरना देगी। 18 मार्च को सीतामढ़ी के रीगा में बंद पड़े चीनी मिल के सामने मिल शुरू करवाने के लिए आमरण अनशन की शुरुआत होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, जेडीयू के पूर्व एमएलए ने कहा बिहार में गठबंधन का कोई भरोसा नहीं, संगठन मजबूत करिए। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी आशंका हम नहीं बल्कि राजग के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व विधायक खुद कह रहे हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सीवान में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि गठबंधन कब तक चलेगा और कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संगठन को मजबूत करना होगा। गौरतलब है कि जिस मंच से पूर्व विधायक बोल रहे थे उस समय मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अपने बयानों से चर्चित रहने वाले पूर्व विधायक ने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा, संगठन पार्टी के मजबूत करी, गठबंधन कखनी तक चली कब टूट जाए ये भरोसा नहीं खे। संगठन पार्टी को मजबूत करना है, गठबंधन कब टूट जाएगा इसका भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं साफ बातें करता हूं, ऐसे में सभी लोग दिल से नीतीश कुमार के लिए काम करें, मेहनत करके संगठन को मजबूत करें। नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना है, सब नेता तभी मजबूत होंगे। पूर्व विधायक के इस बयान के बाद अब तक जेडीयू की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया तब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि इस बयान से राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा, 15 मार्च तक लोकसभा और राज्यसभा स्थगित। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। तीसरे दिन भी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। स्पीकर के बार बार समझाने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी। नारेबाजी में और शोरगुल के बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओम बिरला ने की मुलायम से अपील। लोकसभा पहले 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में चर्चा और संवाद के लिए विपक्ष को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुलाया। स्पीकर ओम बिरला ने मुलायम सिंह यादव से भी अपील की। उन्होंने कहा, आप सबसे वरिष्ठ हैं, समझाओ अपने सदस्यों को। आपने निर्णय किया था कि प्रश्नकाल हम चलने देंगे, लेकिन ओम बिरला के तमाम प्रयास नाकाफी रहे और लोकसभा 15 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों की खुदकुशी का गंभीर मसला है, इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी मांग है कि जो किसान 3 कानून वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं और 105 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी बात सुने और उस पर फिर से चर्चा हो। हम अगर चर्चा में आपके सामने कोई चीज लाते हैं तो आप उसे स्वीकार करो और उसे वापस लो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी से भाजपा की चिंता बढ़ी।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर 100 दिन से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक असर पड़ने और वहां के किसानों की नाराजगी बढ़ने से राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि भाजपा सरकार और संगठन के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार विरोधी आवाज मुखर करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। एक तरफ कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह आयोजित होने वाली किसान महापंचायतों में पहुंचकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के टप्पल में 5 मार्च को पहली बार किसान महापंचायत में शामिल होकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच सक्रियता बढ़ी है और वह भी कृषि कानूनों के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर खूब हमलावर दिख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के विरोध के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने फफक कर रोते हुए बयान दिया, तो पश्चिम में उनके आंदोलन को नई जमीन मिल गई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।